गाजा ने इजराइल पर हमला किया, लाखों लोग मारे गए। फिर इजराइल ने गाजा पर हमला किया, हजारों लोग मारे गए। फिर एक दिन हमें पता चलता है कि इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया, फिर भी लाखों लोग मारे गए। इन युद्धों में बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको टारगेट बनाया गया। आखिर इन लड़ाई का कारण क्या है? इजराइल और पैलेस्तीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? और एक समय पर ऐसा था कि सारी अरेबियन कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करना चाहते थे। इजराइल का इतिहास एक इतिहास नहीं बल्कि हमेशा से एक युद्ध का मैदान रहा है, लोगों की आस्था, ताकत और सर्वाइवल का एक केंद्र बिंदु और कभी न खत्म होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंटर पॉइंट। इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सिर्फ 100-200 साल नहीं बल्कि 3500 साल पहले जाना होगा। इसकी शुरुआत में यहाँ पर 1000 साल तक ज्यूज ने राज किया। उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन स्थापित की, वहीं पर उनकी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप हुई। और फिर आया वो समय जब एक ज्यूस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था यीशुआ, और यहीं से इस शब्द की शुरुआत होती है। यीशुआ एक हिब्रू नाम था जिसे बाद में बदलकर जीसस रख दिया, जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी। बहुत से क्रिश्चियंस का बाद में ऐसा मानना हुआ कि ज्यूस और उनके शासकों ने जीसस क्राइस्ट को मारने की कोशिश की, उन्हें सूली पर चढ़ाकर। और बस ये वही समय था जब ज्यूस के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत फैलने लगी। ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि ज्यूस क्रिश्चियंस के बच्चों का खून पीते हैं, उन्हें अलग अलग प्रताड़नाएं देते हैं। और ये नफरत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया के लोग ज्यूस से नफरत करने लगे। उसके बाद 3rd सेंचुरी में एंशिएंट ज्यूस लैंड पर रोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है और अगले 400 सालों तक रोमन एम्पायर यहाँ पर राज करता है। फिर आती है 7th सेंचुरी और 7th सेंचुरी में इस्लाम के राइज के बाद ये एरिया अरब्स कैप्चर कर लेते हैं और अगले कई सेंचुरीज तक इन दोनों धर्मों के बीच में इस लैंड को लेकर बहुत युद्ध होता है। क्रिश्चियंस के बार बार प्रयास करने के बाद भी क्रिश्चियंस इस लैंड को फिर से रिक्लेम नहीं कर पाते और फिर 1291 में क्रूसेड्स का अंत आते आते ये लैंड पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेंट हो चुका था और यहाँ पर अरब रूलर्स का कब्जा हो चुका था। पूरी तरह से अरब रूलर्स के अंडर आने के बाद ये एरिया कुछ समय तक मुमलूक सल्तनत का हिस्सा बना रहा, लेकिन उसके बाद ये एरिया उस एम्पायर का हिस्सा बना जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया के सबसे महान एम्पायर्स में से एक है, ओटोमन एम्पायर। 15th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बनने के बाद ये लगभग 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बना रहा और 19th सेंचुरी में शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसमें ओटोमन एम्पायर हार जाता है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये एरिया ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाता है। ब्रिटिशर्स की वर्ल्ड वॉर 1 में जीत का एक बहुत बड़ा कारण ज्यूस थे और बस इसी चीज को देखते हुए 1970 में बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन के तहत ज्यूस को अपना नया देश बनाने की मांग उठती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ज्यूस को अपना एक अलग देश चाहिए क्यों था? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी धर्म के लोगों के साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है और उन्हें बिना किसी रीजंस के मारा गया है तो वो ज्यूस है। और साल 1800 आते आते ज्यूस के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत अपने पीक पर थी। ये बात हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने 60 लाख ज्यूस को तड़पा तड़पा कर मारा। 1896 में एक जर्नलिस्ट थे थियोडोर हेजल, जिन्होंने अपने एक आर्टिकल में ज़ायनिज्म मूवमेंट की बात की। उस आर्टिकल में था कि ज्यूस को अपना एक अलग देश मिलना चाहिए और इसी आर्टिकल ने ज्यूस के अंदर अपने एक अलग देश बनाने की भावना को आग दी। लेकिन ये कोई पहला मूवमेंट नहीं था। 18th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे जो पूरी दुनिया में ज्यूस के लिए अपने एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जहाँ ज्यूस और अरब ने साथ मिलकर ब्रिटिशर्स की मदद की थी ओटोमन एम्पायर को हराने में और बदले में ब्रिटिशर्स उन दोनों को अपना अपना देश देने की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि सेम डील ब्रिटिशर्स ने अरब्स के साथ साइन की थी और सेम डील ज्यूस के साथ। इन दोनों कम्युनिटीज से वादा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, धोखा। ब्रिटिशर्स ने पीछे से फ्रांस के साथ एक स्काई-पिकोट एग्रीमेंट साइन किया जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट के हिस्से को 2 हिस्सों में बांटना था। एक हिस्सा फ्रांस के कंट्रोल में होता और दूसरा हिस्सा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल। ये जो ज्यूस और पैलेस्टीनियन रीजन था ये ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया और फिर ब्रिटिशर्स ने वही किया जो उन्होंने हर कम्युनिटी के साथ किया है। इन दोनों कम्युनिटीज के बीच नफरत के बीज वो
और फिर 1930s में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है, जिसमें जर्मनी का कंट्रोल हिटलर के हाथ में होता है और फिर शुरू होता है पूरे जर्मनी में 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज का मास परसिक्यूशन। और इसी के बाद पूरी दुनिया भर से ज्यूज बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेट करते हैं पैलेस्टीन के रीजन की तरफ। पहले तो ब्रिटिशर्स इन्हें आने देते हैं और फिर कुछ समय बाद जब सिचुएशन हाथ से जाने लगती है तो ब्रिटिशर्स इनको ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ब्रिटिशर्स के इस रीजन से भाग जाने के बाद ज्यूज और पैलेस्टीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के पास चला जाता है और 1947 में यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान ऑफर करते हैं, जिसमें एक देश होगा इजराइल जहां पर ज्यूज रहेंगे और दूसरा देश होगा पैलेस्टीन जहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहेंगे। ज्यूज लोग इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन लोग इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देता है और इसके ठीक एक साल बाद 15 मई 1949 को 7 अरेबियन कंट्रीज इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं और इस वॉर को इतिहास में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। इजराइल इतना छोटा और इतना नया देश होने के बावजूद भी इन सारे अरेबियन कंट्रीज को हरा देता है और इस वॉर को जीतने के बाद इजराइल अपने साथ साथ पैलेस्टीन के 60% हिस्से को भी कब्जा लेता है। यूनाइटेड नेशन के प्लान के अकॉर्डिंग चलें तो इजराइल ने पैलेस्टीन की 60% जमीन को कब्जा लिया था और बचा हुआ जो हिस्सा था यानी गाजा स्ट्रिप उसे इजिप्ट ने रख लिया और जो दूसरा हिस्सा था वेस्ट बैंक का वो जॉर्डन में चला गया। यानी पैलेस्टीनियन लोगों के पास अपना कोई देश ही नहीं बचा और 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों को अरेबियन कंट्रीज में रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। और इसी के बाद शुरुआत होती है 1964 में PLO की, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका मूल मंत्र ये था कि हमें हथियार उठाने हैं और अपने देश के लिए आजादी लेनी है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और इसी के कुछ सालों बाद 1967 में इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच फिर से एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम था 6 डेज वॉर। इस बार इजराइल ने न सिर्फ ये युद्ध जीता बल्कि अपनी टेरिटरी को 3 गुना ज्यादा बढ़ा लिया और इन्हीं दोनों युद्ध का बदला लेने के लिए 1973 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात ने इजराइल पर हमला कर दिया और हर बार की तरह इजराइल ने इस बार भी इजिप्ट को हरा दिया। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के अरब देश इस छोटे से देश इजराइल के पीछे क्यों पड़े हैं। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है इसकी कैपिटल जेरूसलम, जो 3 धर्मों के लिए एक होली लैंड है। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था वो जगह जेरूसलम ही थी। ज्यूज के अकॉर्डिंग उनके धर्म की शुरुआत इसी जगह से हुई है और इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद जिस जगह से जन्नत के रास्ते गए थे वो जगह भी जेरूसलम ही है। अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएं तो 1978 में इजराइल और इजिप्ट के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड्स के तहत एक डील साइन होती है, जिसमें इजिप्ट इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला अरब देश बन जाता है और बदले में इजराइल इजिप्ट की कैप्चर करी हुई जमीन को वापस कर देता है। इसके बाद ईयर 1992 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यित्जचाक राबिन। ये पहले ऐसे लीडर थे जो कहते हैं कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोग बस अपना हक मांग रहे हैं, अपना देश मांग रहे हैं और वो PLO को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बदले में PLO भी इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेता है। और ईयर 1993 में इजराइल और PLO के बीच ओस्लो अकॉर्ड साइन होते हैं, जिसमें पीसफुल तरीके से ये डिसाइड होता है कि कौन सा हिस्सा इजराइल को दिया जाए और कौन से हिस्से में पैलेस्टीन को बसाया जाए। और इसके बाद ईयर 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार बनती है। पैलेस्टीन की सरकार तो बन गई थी लेकिन देश बसाने के लिए जमीन तो थी ही नहीं और फिर इसी मुद्दे पर इजराइल और पैलेस्टीन की सरकारें आपस में बैठती हैं और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ए हिस्सा जो पूरी तरह से पैलेस्टीन के कंट्रोल में रहेगा, बी हिस्सा जो इजराइल और पैलेस्टीन की जॉइंट सरकार से चलेगा और सी हिस्सा जो इजराइल के फुल्ली कंट्रोल में होगा। ये पार्टीशन प्लान यूनाइटेड नेशन के 1947 के पार्टीशन प्लान से काफी अलग था, लेकिन ये सब कुछ एक पीसफुल तरीके से हो रहा था और इसी कारण इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और PLO के लीडर को दोनों को ही नोबेल पीस पुरस्कार मिलता है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो जाता है और सिचुएशन वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती है। वहीं पैलेस्टीन में एक और पॉलिटिकल पार्टी राइज कर रही थी जिसका नाम था हमास। ये लोग मानते हैं कि PLO ज्यादा ही सेक्युलर बन रहे हैं और इजराइल जैसे देश को तो पूरी दुनिया के नक्शे पर ही नहीं होना चाहिए। हमास पूरी दुनिया में इजराइल के सिटीजन्स पर टेररिस्ट अटैक कराते हैं और इसी को देखते देखते पैलेस्टीन के अंदर इन 2 बड़ी पार्टीज के
बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और फाइनली जब 2006 में इलेक्शन होते हैं तो हमास इलेक्शन में पीएलओ को हरा देता है, लेकिन ये मार्जिन काफी कम था। और अब इस सिविल वॉर के चलते पैलेस्टीन में ये सिचुएशन हो जाती है कि ये दोनों पार्टीज अपना अपना रीजन डिसाइड कर लेते हैं। वेस्ट बैंक को पीएलओ कंट्रोल करता है और गाजा स्ट्रिप को हमास, बट ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसे कंट्रोल करता है। और अब आते हैं प्रेजेंट डे वॉर पे, जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रही है। ये एक्चुअल में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच नहीं बल्कि इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में है, जिसे हमास कंट्रोल करता है। इजराइल और हमास के बीच के इस युद्ध को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से मास किलिंग चालू है। प्रेजेंट डे वॉर की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 की सुबह। एक बहुत बड़ा हमला होता है। हमास, जो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है और गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है, वो अचानक से इजराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमला कर देता है। ये सिर्फ एक रॉकेट अटैक नहीं था, बल्कि मल्टी फेज एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें हमास के फाइटर्स बॉर्डर्स तोड़कर इजराइल में घुस जाते हैं। इन्होंने रेजिडेंस एरिया, म्यूजिक फेस्टिवल्स और गैदरिंग पर डायरेक्ट अटैक किए। इस ब्रूटल हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली लोग मारे जाते हैं और 250 से ज्यादा इजरायली लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। हमास ने अटैक बिना किसी वार्निंग के किया था और 1948 के बाद इजराइल के ऊपर ये सबसे बड़ा अटैक था। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने तुरंत ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। इजराइल का कहना था कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस ऑपरेशन है और इसका मकसद है किडनैप हुए लोगों को वापस लाना और हमास के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद से लेकर आज 2025 चल रहा है, फिर भी ये युद्ध रुका नहीं है, जिसमें गाजा के हजारों लोग मारे गए, कई सिटीज को ग्राउंड लेवल पर बर्बाद कर दिया। तो सिंपल शब्दों में कहें तो हमास ने इस वॉर की शुरुआत की और इजराइल ने इसका जवाब तुरंत ही दिया, लेकिन दिन पे दिन वॉर का स्केल और भी बढ़ता जा रहा है। ये युद्ध अक्टूबर 2023 से चला आ रहा है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद दुनिया ने एक शॉकिंग डेवलपमेंट देखा, जब 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से डायरेक्ट हमला कर दिया। ये पहली बार था जब ईरान ने अपनी टेरिटरी से बाहर आकर इजराइल पर ऐसे डायरेक्ट हमला किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला ही क्यों किया? इसके पीछे का रीजन कई लेयर्स में है, जैसे पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और रिलीजियस। सबसे पहले कहें तो ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और हमास एक सुन्नी ग्रुप। फिर भी ईरान हमास को सपोर्ट करता है, और सिर्फ हमास को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह, जो लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, और इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका दुश्मन कॉमन है, इजराइल। ईरान का विजन है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी वेस्ट एशिया में यूएस और इजराइल के इन्फ्लुएंस को कम करना। ईरान ने इजराइल पर इसलिए हमला किया क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में ईरान की कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर अटैक किया, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हो गई। ईरान ने इस अटैक को नेशनल इंसल्ट की तरह लिया और ईरान ने कहा कि ये हमारे देश की एक सोवरेन बिल्डिंग पर अटैक किया गया था। मतलब ये एक वॉर लेवल एग्रेशन था, और इसके तुरंत बाद ईरान ने रिटेलिएशन की एक वार्निंग दी और 13 अप्रैल को ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन के साथ इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन ये सब ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई क्योंकि इजराइल, यूके और यूएस ने इनको रिटेलिएट कर दिया। लेकिन सिंबॉलिकली ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इससे ईरान ने दुनिया को साबित कर दिया कि अगर उनके लोगों पर अटैक हुआ तो ईरान शांत नहीं बैठेगा। लेकिन इसके पीछे ईरान का बड़ा मोटिव ये भी था कि इजराइल पर प्रेशर बनाया जाए और गाजा वॉर को फ्रंट एंड पर लाया जाए, ताकि ईरान की विजिबिलिटी और पॉलिटिकल पावर वेस्ट एशिया में मजबूत हो। ये वॉर सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया, जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह, यमन और सीरिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं। और जुलाई 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में सिचुएशन इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि ईरान ने इजराइल पर ओपनली हमला कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि ईरान बस वार्निंग देता है, कुछ एक्शन नहीं लेता। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, जिसमें ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल की मेन सिटीज, जहां पर ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस रहते थे, वहां पर अटैक किए। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम ने मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ही लिया था। फिर भी कुछ मिसाइल्स मेन सिटीज के आसपास गिरे, कुछ हॉस्पिटल्स पे भी गिरे, जिसमें 40 से 50 लोगों की मौत हो गई। और इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी मिलिट्री फुल स्केल रिटेलिएशन किए और ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें ईरान के मिसाइल बेस, एयर बेस और कमांड सेंटर्स को टारगेट किया गया। मोसाद ने एयर स्ट्राइक्स के जरिए ईरान के कुछ सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए। ईरान ने इसे ऑफिशियली डिनाई किया और इसमें एक टर्निंग पॉइंट जब आया जब यूएसए ने इजराइल को ओपनली सपोर्ट किया।
और फिर यूएस ने मीडिएटर बनकर इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करा दिए।